बिहार के छोटे से गांव में जन्मे एक स्टेशन मास्टर के बेटे ने भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों को बेचने का दावा किया। नटवर लाल, एक ऐसा नाम जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो यकीन नहीं होता, और यह नाम सुनकर शायद आपके मन में भी एक चतुर ठग की तस्वीर आ जाती होगी। यह कहानी आज की नहीं बल्कि आज से 113 साल पुरानी है, जब 1912 में जन्मे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ताजमहल को 3 बार बेचने का दावा किया। 10 बार जेल से भागने वाले इस शख्स ने लाल किले और संसद भवन तक को भी बेचने का दावा किया। 50 से ज्यादा नामों में काम करने वाला यह कौन आर्टिस्ट क्या वाकई में स्मारक बेच सकता था? आज की वीडियो में जानिए इस शख्स की पूरी सच्चाई। इंटरनेट पर नटवर लाल के आपको कई किस्से मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 8 राज्यों में फैले उसके अपराधों के बीच कौन से दावे सच्चे हैं और कौन से सिर्फ किस्से। यह है भारत के सबसे बड़े कौन आर्टिस्ट की कहानी, जहां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों को लाते हैं जो सच और कल्पना के बीच की पतली रेखा को दिखाती है। आज की कहानी उस शख्स की है जिसका नाम भारत में धोखाधड़ी का पर्याय बन गया। यह है नटवर लाल का केस, जहां एक साधारण से स्टेशन मास्टर का बेटा देश का सबसे चर्चित कॉन आर्टिस्ट बन गया। सन 1912 की एक सुनसान शाम बिहार के सिवान जिले के छोटे से गांव बांगड़ा के एक घर में रोने की आवाज गूंजी। स्टेशन मास्टर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन अपने नाम को देश भर में बदनामी और शोहरत दोनों दिलाएगा। स्कूल में मिथिलेश हमेशा अपने साथियों से अलग दिखता, ना सिर्फ पढ़ाई में तेज बल्कि बातों में भी बहुत चतुर। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, मिथिलेश हमेशा कुछ अलग करने की सोचता रहता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती। बचपन से ही मिथिलेश को अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन जाना पसंद था और वहां वो घंटों तक ट्रेन्स को देखता रहता। रेल का टाइम टेबल, टिकट सिस्टम, फ्रेट की जानकारी, सब कुछ वो बहुत ध्यान से देखता और याद रखता। युवावस्था में मिथिलेश ने कॉमर्स की पढ़ाई की और स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम किया। पिता की रेलवे की नौकरी की वजह से उसे रेल सिस्टम की अच्छी जानकारी थी और ब्रोकर के अनुभव ने उसे फाइनेंशियल सिस्टम की गहरी समझ दे दी। मिथिलेश को लगता था कि कानूनी तरीके से पैसा कमाना बहुत धीमा है और साथ ही उसने देखा कि सिस्टम में कितनी कमियां हैं। जल्दी अमीर बनने का जुनून उसे गलत रास्ते की तरफ खींच रहा था और वो हमेशा आसान तरीके ढूंढता रहता। सन 1937 की एक दोपहर सिवान के रेलवे यार्ड में हड़कंप मच गया जब पता चला कि 9 टन लोहा गायब है। पुलिस की तफ्तीश में मिथिलेश का नाम आया और वो गिरफ्तार हो गया। यह उसका पहला केस था, लेकिन आखिरी नहीं। जेल की कोठड़ी में बैठे मिथिलेश ने फैसला किया कि अब वो कभी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नहीं रहेगा। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी पहचान बदलने की कला सीखी और अपने जीवन में 50 से ज्यादा नकली नामों का इस्तेमाल किया। नटवर लाल बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वो अपनी आवाज और व्यवहार बदलकर किसी भी इलाके में रहने वाला लग सकता था। कभी बंगाली बाबू, कभी पंजाबी सरदार, तो कभी गुजरात सेठ। हर रूप में वो परफेक्ट दिखता। उसकी यह कला इतनी परफेक्ट थी कि वो कई भाषाओं में बिल्कुल आसानी से बात कर सकता और हर इलाके के लोकल एक्सेंट की नकल कर लेता। सरकारी अफसर का रूप धारण करके वो लोगों को इम्प्रेस करता और उनका भरोसा जीत लेता। हस्ताक्षर की नकल करने में भी नटवर लाल का कोई जवाब नहीं था। वो किसी के भी साइन को सिर्फ एक बार देखकर ही बिल्कुल ही वैसे बना देता। यह कला उसने जेल में सीखी थी, जहां उसने दूसरे कैदियों से फॉर्जरी के गुर सीखे। बैंकिंग सिस्टम की अपनी समझ का फायदा उठाकर नटवर लाल झूठे चेक और ड्राफ्ट बनाने में माहिर हो गया। उस दौर में बैंकों में वेरिफिकेशन सिस्टम कमजोर था और इंटर बैंक कम्युनिकेशन भी धीमा, जिसका फायदा उठाकर वो लाखों का घोटाला करता रहा। नटवर लाल की एक खासियत यह थी कि वो हमेशा सूट बूट में दिखता और बहुत ही शराफत से बात करता। लोग उस पर कभी शक नहीं करते थे क्योंकि वो बिल्कुल एक सम्मानित व्यापारी या सरकारी अधिकारी की तरह दिखता। 1950 के दशक में नटवर लाल ने अपना सबसे बड़ा स्कैम किया, जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया था। उसने रेल फ्रेट के झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए और चावल की बोरियों की फर्जी शिपमेंट दिखाकर बैंक से पैसा निकाला। अपने पिता के रेलवे कनेक्शन का फायदा उठाकर उसने यह घोटाला इतनी चतुराई से किया कि 6.5 लाख रुपए हड़प लिए। उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी और इससे नटवर लाल की पहचान पूरे देश में फैल गई। 1980 के दशक तक नटवर लाल का नाम पूरे देश में मशहूर हो चुका था और हर छोटे बड़े धोखाधड़ी के केस में उसका नाम आने लगा। पुलिस उसे बहुत चतुर मानती थी, लेकिन साथ ही साथ उसके कई दावों पर शक भी जताती।
नटवरलाल के नाम से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है ताजमहल बेचने की, लेकिन जब हम सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं तो कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ना कोई एफआईआर, ना कोई कोर्ट केस, ना कोई गवाह, बस कहानियां हैं जो साल दर साल बढ़ती गई। दावा यह किया जाता है कि नटवरलाल ने ताजमहल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर बनकर विदेशी टूरिस्टों को यह कहकर पैसा लिया कि सरकार ताजमहल बेच रही है, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिलता कि यह वाकई हुआ था। लाल किला, संसद भवन और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन, इन सब को बेचने के दावे भी सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, कहीं कोई दस्तावेज नहीं। हकीकत में नटवरलाल की कमाई बैंक फ्रॉड से ही होती थी, जहां वो नकली दस्तावेज बनाकर बड़ी रकम निकालता। 60 के दशक का भारत नटवरलाल के लिए परफेक्ट था। कमजोर ब्यूरोक्रेसी, धीमा कम्युनिकेशन और सरकारी अफसरों के लिए लोगों के मन में सम्मान था, और इसी बात का फायदा उठाकर वो फ्रॉड करता रहता। उसकी ट्रिक ये होती थी कि वो प्रॉपर्टी डीलर या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से मिलता और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बनने के लिए एडवांस देने को कहता, और एडवांस लेकर वो हवा हो जाता और कुछ महीनों बाद नई जगह और नया रूप धारण कर लेता। मॉन्यूमेंट सेल्स की कहानियां शायद उसके इन छोटे प्रॉपर्टी स्कैम्स का बढ़ा चढ़ाकर बताया गया रूप है, जहां वो लोगों को बड़ी डील्स का सपना दिखाकर एडवांस फी लेता। असलियत यह है कि पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना कानूनी तौर पर असंभव था। कानपुर जेल की उस रात की कहानी आज भी पुलिस एकेडमीज में पढ़ाई जाती है, जब नटवरलाल ने अपना सबसे मशहूर एस्केप किया। 1957 की उस शाम उसने गार्ड्स को एक पैसों से भरा बॉक्स दिया जो कि अखबारों में छुपा हुआ था। उसने गार्ड्स को कहा कि यह पैसा उनके परिवार के लिए है, अगर गार्ड्स उसकी भागने में मदद करते हैं तो यह पैसा उनके काम आएगा। गार्ड्स ने लालच में आकर उसकी बात मान ली और उसे थोड़ी छूट दे दी। रात के अंधेरे में नटवरलाल ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और मुख्य गेट की तरफ चलने लगा। गार्ड्स ने उसे सलाम किया और गेट खोल दिया। यह उसके जीनियस होने का सबूत था कि वो सिस्टम की कमजोरियों को इतनी अच्छी तरह से समझ गया था। इसके अलावा उसने तिहाड़ जेल से भी एक बार भागने की कोशिश की थी, जहां वो बीमार होने का नाटक करके अस्पताल गया और फिर वहां से फरार हो गया। उसके हर एस्केप में कोई ना कोई चतुराई या भ्रष्टाचार का इस्तेमाल होता था। 10 बार जेल से भागने का रिकॉर्ड बनाने वाले नटवरलाल का मानना था कि जब तक बेईमान पुलिस वाले हैं, कोई जेल उसे नहीं रोक सकती। इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन की कमी का फायदा उठाकर वो बार बार अपनी पहचान बदलता रहता। अकेले बिहार में उसे 14 फॉर्जरी केसेस में 113 साल की सजा हुई और उत्तर प्रदेश में 20 कन्विक्शन के अलावा 6 अन्य राज्यों में भी केसेस दर्ज हुए। फिर भी वो सिर्फ 20 साल जेल में रहा, क्योंकि वो हमेशा भागने का रास्ता निकाल लेता था। नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो सिस्टम की हर कमजोरी को पहचान लेता और उसका फायदा उठाता। कमजोर डॉक्यूमेंटेशन, धीमा कम्युनिकेशन, भ्रष्टाचार, हर चीज का इस्तेमाल करके वो सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा। 24 जून 1996 की सुबह कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाए जाने के दौरान 84 साल का यह बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। व्हीलचेयर पर बैठा नटवरलाल आखिरी बार पुलिस कस्टडी से भाग निकला और फिर कभी नजर नहीं आया। पुलिस का कहना है कि एम्स के रास्ते में वो कहीं गायब हो गया, लेकिन कैसे, ये आज भी मिस्ट्री है। कुछ लोगों का मानना है कि उसने फिर से अपनी चतुराई दिखाई और एस्कॉर्ट पुलिस को भी बेवकूफ बना दिया। उसके भाई ने दावा किया कि वो 1996 में ही रांची में मर गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, और उसके वकील ने 2009 में मौत का दावा करके पेंडिंग केसेस डिसमिस करने की अर्जी दी। नटवरलाल की मौत को लेकर अलग अलग दावे उसकी मिस्ट्री को और बढ़ाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। शायद यही उसकी आखिरी चाल थी कि मरने के बाद भी लोग उसके बारे में सोचते रहे। उसके गायब होने के बाद कई फर्जी नटवरलाल सामने आए जो उसके नाम का इस्तेमाल करके फ्रॉड करते रहे। 2011 में दिल्ली पुलिस ने एक सुपर नटवरलाल को भी गिरफ्तार किया। नटवरलाल अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा आलीशान जिंदगी जीने में खर्च करता। महंगे होटल्स में रहना, अच्छे कपड़े पहनना और ऐशो आराम की जिंदगी। अपने साथियों और मददगारों को भी मोटी रकम देता ताकि वो उसके काम आ सके। लेकिन गरीबों को पैसा बांटने की कहानियां सिर्फ बाद में जोड़े गए किस्से हैं। वो हमेशा शहर के अच्छे होटलों में रहता और महंगे रेस्टोरेंटों में खाना खाता। इससे उसकी इमेज बनी रहती और लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन समझते। उसके कपड़े हमेशा महंगे और क्लीन होते थे, जिससे कोई उस पर शक नहीं करता। समय के साथ समाज ने इस अपराधी को एक ऐसे किरदार में बदल दिया जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला एक नायक लगता है। 1969 की फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने उसका किरदार निभाया और इसके बाद वो सिनेमा का हिस्सा बन गया। फिल्म में नटवरलाल को एक रॉबिन हुड की तरह दिखाया गया जो अमीरों को लूटकर गरीबों को देता था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। यह सिर्फ सिनेमाई ड्रामा था जो बाद में उसकी लेगेसी का हिस्सा बन गया। आज भी हर चतुर ठग को लोग नटवरलाल कहते हैं और उसका नाम अमर हो गया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक अपराधी नहीं
बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना बन गया। हर धोखाधड़ी की खबर में उसका नाम आता है। नटवरलाल की असली लेगेसी ये है कि उसने दिखाया कि कैसे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर कोई भी चतुर व्यक्ति बड़े घोटाले कर सकता है। ये था नटवरलाल का केस, जहां एक साधारण व्यक्ति ने अपनी चतुराई से पूरे देश में अपना नाम अमर कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार लेजेंड्स की असली कहानी उनकी मिथकीय कहानी से बिल्कुल अलग होती है। यह था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या नटवरलाल वाकई में ही ताजमहल बेच सकता था, या ये सिर्फ एक खूबसूरत किस्सा है जो समय के साथ बढ़ता गया।